वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। इस वीडियो में देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, ऐसे तथ्य जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इक्ष्वाकु वंश के शासक थे उनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। श्री पर्वतीय इक्ष्वाकु वंश के शासकों के लिए प्रयोग किया गया है और मौर्य काल में एग्रोनोमई नामक अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित था। एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसमें वही चीज़ें आपको कंपाइल करके दी गई हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, फैक्ट्स हैं, बिल्कुल याद करना है आपको। एग्रोनोमई कौन था? मौर्य काल में अधिकारी था जो कि मार्ग निर्माण से संबंधित था। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने की क्रिया का चलन किया था और जिसमें उनके विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। चोल शासक क्या करते थे? मंदिर के दीवारों पर अभिलेख लिखते थे, उनकी विजय वगैरह, राज्य युद्ध वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती थी, लिखी जाती थी। तो इसी कारण से जो चोल हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। सहस्त्री संहिता, इसका उपनाम महाभारत से संबंधित है। ठीक है, सहस्त्री संहिता, इसका उपनाम जो है ये महाभारत से संबंधित है। और कार्दमक क्षत्रपों ने ताम्र धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। ठीक है, अगला है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबूजई, अल-मसूदी और अल-बरूनी ने किया है। और सांबपुर जो यात्रोत्सव होता था ये सूर्य पूजा से संबंधित था। ठीक है, सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। कंपिल मेला की अगर बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। राधा कन्हैया का सिक्का पुस्तक के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। भारूची, मेधातिथि और गोविंद राज मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। ठीक है, आगे देखें तो सातवाहन काल की अगर बात करें तो इसमें प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, सातवाहन काल की जो राजभाषा थी वो थी प्राकृत भाषा और सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। ठीक है, आगे कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से लेकर के 6ठी शताब्दी के बीच में हुआ और ईंटों से निर्मित यह मंदिर जो है ये भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। भीतरगांव मंदिर ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है जो आपके वर्तमान समय के कानपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित है। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। और ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण में दफना कर रखते थे। ठीक है, दफनाते थे। तो ताम्र पाषाण काल में ऐसा साक्ष्य भी मिला हुआ है। ताम्र पाषाण काल में क्या होता था कि जो मृतक होते थे उनको घर के फर्श के नीचे ही दफना कर रखा जाता था और दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर। फिर है गर्त आवास के साक्ष्य जो है वो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी और आर्यन सभ्यता क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऐसा कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है पॉटरी से। ठीक है, पॉटरी जो है उससे डिसाइड करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वो एक गैर आर्य सभ्यता थी। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता में नगरों की नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य भी बहुत अच्छी दशा में थे। मातृदेवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, दधेरी की अगर बात करें तो दधेरी देखिए पंजाब में स्थित है और ये एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी थी।
ठीक है, आगे और देखें अगर इसके बारे में, इससे रिलेटेड फैक्ट, तो मृड़पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, ये कृति जो है ये कालीबंगा से प्राप्त हुई। ये देखिए कुछ हम बस फैक्ट्स देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ देता है कि आपकी 6 ग्रैंडरीज हुई, ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा है, ये एक सिंह देवता की कृति, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये ग्रामीण थी या नगरीय थी, ठीक है, और गैर आर्य थी, और अगर डिसाइड भी होता है ग्रामीण या नगरीय तो कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, वही हम आपका रिवीजन करा रहे हैं। फिर है उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे, और वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है वैदिक देवताओं में। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है वो गले का आभूषण था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था, और इससे पहले क्या था, निष्क को बोला जाता था सोना, ठीक। इसके बाद निष्क गले का आभूषण था, और प्राचीन भारत में निशाका से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना बोगजकाई अभिलेख ये सूचना देता है। बोगजकाई अभिलेख में मेंशन है कि भारत से ईरान में आर्य आए हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, और ऋग्वेद में जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी, ठीक है। ऋग्वेद का जो काल था उसमें जनता जो है वो बलि में और कर्मकांड में विश्वास रखती थी। 600 से 800 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक पुराणों के हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, करमापा लामा तिब्बत के युद्ध संप्रदाय के कंगयूपा वर्ग का है। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, और निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास रखते थे, ठीक है। आगे देखें, अशोकाराम मठ देखिए। अशोकाराम मठ जो है ये पाटलिपुत्र में स्थित है, ठीक है। और एक कथन है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये बौद्ध धर्म से ये कथन संबंधित है। संसार देश में बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी, ठीक है। बुद्ध का स्टैंडिंग पॉस्चर में खड़ी प्रतिमा जो है ये कुषाण काल में बनाई गई थी। और भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो है ये गुप्त काल से संबंधित है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो है ये भूमि स्पर्श मुद्रा में इसमें बुद्ध जी बैठे हुए हैं, और ये जो सारनाथ वाली मूर्ति है ये गुप्त काल से संबंधित है। फिर है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है। खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख ये संबंधित है राजा नंद से, ये राजा नंद का उल्लेख करती है। और कालपी नगर जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद मत्सक भारतीयगण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा। और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। आगे और कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो देखिए, पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुप्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, और बुलंगी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का था, बुलंदी बाग। और मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। गुजरात भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, और यह रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है। रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख यह बताता है कि जो गुजरात था वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। आगे बढ़ते हैं।
अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण भी अशोक ने कराया था। दीपवंश और महावंश में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का अभिलेख है। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी को कहते थे रज्जुक, ठीक है, अधिकारी को रज्जुक बोलते थे। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्रह्मलिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया। अनुराधापुरा, जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, अशोक के धर्मलेखों में केवल 2 यानी शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुराधापुरा, यहाँ पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि और जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा हैं इसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में। मौर्य वंश के शासकों को सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, ठीक है। मौर्य वंश का सीरिया और मिस्र के साथ भी राजकीय संबंध था, जो कि मेगस्थनीज की इंडिका में भी उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मेगस्थनीज के इंडिका में लिखा गया है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर मेगस्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है, ठीक है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्ग में, ये मेगस्थनीज की इंडिका में उल्लेखित है। और मेगस्थनीज की जो इंडिका है ये मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। और मनुस्मृति में जो पुनर्विवाह है इसको वर्जित किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अशोक के आदेश से उसके महान गुरु तुसफ ने इस सरोवर को फिर से बनवा करके मजबूत किया और मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविशाख ने शक शासक रुद्रदमन के आदेश पर झील का पुनर्निर्माण किया, ठीक है। झील का पुनर्निर्माण रुद्रदमन के आदेश पे। गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेश से चक्रपालित ने झील का पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में रुद्रदमन वाला पूछता है तो हमेशा याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगाथोक्लिस के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। रुद्रदमन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार कराया, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुदर्शनशील झील का जीर्णोद्वार। और विक्रम संवत को उसका आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पे हुआ। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए, ठीक है। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किए और कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कनिष्क के रबतक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन वंश था और अफगानिस्तान का बामियान युद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। हूणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था और स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की। द्रौपदी रथ जो है ये सबसे छोटा मंदिर है। सोनागिरी ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान मुख्यतः जैन तीर्थ है। सोनागिरी में 108 मंदिर हैं जिसमें क्रमांक 57वां मुख्य मंदिर है। फिर है दक्षिण भारतीय राज्य चोल में उत्तम ग्राम प्रशासन था और चोल शासकों के शासन में टोट्टवारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोट्टवारियम, ठीक है। चोल काल की बात हो रही है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति ये चोल कला का उदाहरण है। दक्षिण भारत का चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश अपने शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, ये हमने पढ़ा है पहले ही। तो देखिए चोल कला, उत्तम ग्राम प्रशासन, नौसैनिक शक्तियाँ, ये सारी जो हैं चोल वंश की, चोल काल की विशेषताएं हैं।
उद्यान प्रशासन का कार्य यहाँ पे टुट्टवारियम देखता था, एग्जाम में पूछा गया है। फिर है चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को दान दिया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। चोल गंगम एक प्रकार की कृत्रिम झील है जिसका निर्माण कराया था चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। कलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और अपनी सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। फिर है चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे और संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख ये बताता है कालिदास के बारे में। फिर है ईसा की प्रारंभ शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है। ठीक है, एक रोमन बस्ती भी अरिकामेडु से प्राप्त हुई है। फिर शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है और तमिल ग्रंथों में कुरल को लघु वेद की संख्या दी गई है। ठीक है, और वहीं तमिल रामायणम या रामावतारम के जो लेखक हैं वो हैं कंबन। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, कंबन है तमिल रामायणम रामावतारम के लेखक। फिर है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध, ये चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। राष्ट्रकूट नरेश से नरेश कृष्ण तृतीय, जिसने तक्कोलम के युद्ध में चोल सेना को बुरी तरह से परास्त करके तोंडभंडलम पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, फिर है पांड्य राजवंश, प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 560 से लेकर के 1300 ईस्वी तक राज्य किया। ये राज्य जो था वो इसकी जीवन रेखा वेंगी नदी थी। ठीक है, और चीनी यात्री था मात्वालिन, इसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण किया है। आखिरी फैक्ट है कि वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। कल्हणकृत राजतरंगिणी, ये इसमें कुल 8 तरंग हैं। कल्हण की राज तरंगिणी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति और पुंडवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। जैन विद्वान हेमचंद्र कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है, हेमचंद्र जो थे वो कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे और लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश द्वारा किया गया था। तो ये हमने देख लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हैं। ऐसे ही हमारे चैनल पर आपके ढेर सारे वीडियो जो आपकी समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम हुआ, बिहार पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस है, उसके लिए जीएस करंट अफेयर्स सब कुछ डेली लाए जा रहे हैं। तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।